मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जानेंगे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में। चूँकि यह एक्ट जो है पीसीजे के प्री में है, यूपी पीसीजे के प्री में है, तो आइए शुरू करते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिनियम संख्यांक 49/2016 है। 27 दिसंबर 2016 को यह एक्ट जो है अधिनियमित हुआ था संसद में। यूनाइटेड नेशन ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया और भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए क्योंकि आपके पास समय कम है। अध्याय 1 है प्रारंभिक, धारा 1 और 2 इसमें है। ठीक है, धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार है। खंड 2 में यह बताया गया है उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करेगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धारा 2 में जो है परिभाषा है, परिभाषा इसका काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है ना, काफ़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं। आइए जानते हैं क्या क्या है, थोड़ा सा एक नज़र आप लोग देख लीजिए। 2A में अपील प्राधिकारी है, 2B में समुचित सरकार, 2C में रोध, रोध का मतलब रोक, ऐसा ऐसा काम न किया जाए जिससे दिव्यांगजनों के विकास में बाधाएं उत्पन्न हो। 2D है देख रेख, 2E है प्रमाणकर्ता अधिकारी। ठीक है, 2F है संसूचना, ये ई है। 2E है संसूचना, F है सक्षम अधिकारी, G है विभेद, H है स्थापना, I है निधि, K है सरकारी स्थापना, जैसे जो स्थापना होती है प्राधिकरण और निकाय की आता है। ठीक है, 2L है उच्च सहायक, M है सम्मिलित शिक्षा, N है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, O है संस्था। 2P आप यहाँ से देख सकते, 2P है स्थानीय प्राधिकरण, Q है अधिसूचना, R है संदर्भित दिव्यांगजन, S है दिव्यांगजन और T है उच्च सहायता की आवश्यकता की वाला दिव्यांगजन। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे जो दिव्यांगजन वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, संदर्भित दिव्यांगजन, दिव्यांगजन और उच्च सहायता की आवश्यकता वाला दिव्यांगजन। RST याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। RST 2R 2S 2T। ठीक है ना, तो 2R 2S 2T जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। 2U है विहित, 2V है प्राइवेट संस्थान, 2W है सार्वजनिक भवन, 2X है सार्वजनिक सुविधा व सेवा केंद्र, 2Y है युक्त आवास, 2L है रजिस्ट्रीकृत संस्थान। अब Z है पुनर्वास, ZB है विशेष रोजगार कार्यालय, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ZB है विशेष रोजगार कार्यालय, ZC है विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, ZD है परिवहन प्रणाली, ZE है सर्वव्यापी डिजाइन। क्या है? सर्वव्यापी डिजाइन। ये नहीं कि एक स्टेट में कोई दूसरा डिजाइन हो, दूसरे स्टेट में कोई दूसरा हो। आप अक्सर देखते होंगे कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक स्लोप बना रहता है। ठीक है, एक तो सीढ़ी होती है, एक स्लोप रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है दिव्यांगजनों को उतारने चढ़ाने के लिए है और माल के ऊपर से ढुलाई करने के लिए भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी आप स्लोप देखेंगे, सीढ़ी के बगल में स्लोप, तो यह दिव्यांगजनों के लिए होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अध्याय 2 है धारा 3 से लेकर के 15 तक। ठीक है, अध्याय 2 है धारा 3 से लेकर 15 तक। अध्याय 2 का नाम है अधिकार और हकदारियां। ठीक है ना, हक जो है। धारा 3 में है समता और विभेद, दिव्यांगजनों के साथ समानता का बर्ताव होगा और कोई विभेद नहीं होगा। धारा 4 है दिव्यांग महिला और बालक। धारा 5 में सामुदायिक जीवन है। ठीक है, सामुदायिक जीवन मतलब सामाजिक जीवन। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैंने उसको वहाँ पे डिटेल से लिख दिया है। धारा 6 क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनके बच्चे विकलांग हो जाएं तो उनके साथ जो है क्रूरता वाला व्यवहार किया जाता है। ठीक है, धारा 7 दुरुपयोग और हिंसा, दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।
ऐसा कोई व्यक्ति या संगठन जिसके पास ऐसी सूचना है कि दिव्यांग के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट से इसकी सूचना देगा। ठीक है, किसको देगा? धारा 7 में है जो क्रूरता दिव्यांगजनों के साथ हो रहा है इसकी सूचना किसे दी जाएगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, एडीएम, ये सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। ठीक है, नायब तहसीलदार भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धारा 8 है संरक्षण और सुरक्षा। दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की दशा में संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी। ठीक है ना, कोई दैवीय आपदा आ गई तो उनको जो है संरक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी। धारा 9 है कुटुंब और गृह। यहाँ पे देखिए धारा 9 है कुटुंब और गृह। पहला, किसी न्यायालय के आदेश के बिना उसे अपने घर से अलग नहीं रखा जाएगा। खंड 1 में ये लिखा है, धारा 9 खंड 1 में। खंड 2 में जहाँ तक संभव हो निकट नातेदार के पास रखा जा सकता है, नहीं तो किसी संगठन के पास। यदि कोई ऐसी स्थिति आ गई है, ठीक है, तो उसके पास घर नहीं है तो निकट नातेदार के पास रह ले या किसी संगठन जो उसे आवास मुहैया करा दे वहाँ पे रह सकता है। धारा 10 है प्रजनन का अधिकार। ठीक है, धारा 11 मतदान का अधिकार। धारा 12 है न्याय तक पहुँच, न्याय का अधिकार। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो जिन्होंने संविधान ठीक से पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 13 है विधिक सामर्थ्य। ठीक है ना, धारा 13 विधिक सामर्थ्य। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान स्थावर जंगम संपत्ति का स्वामित्व या विरासत, वित्तीय मामले के नियंत्रण पर अधिकार रखेंगे। विधिक सामर्थ्य ये है। ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टी में अपना हक रखेंगे, रुपया पैसा रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। ये विकलांग है या अंधा है या बहरा है तो उसके ऊपर कोई रोक है। धारा 14 संरक्षकता के लिए उपबंध। जिला न्यायालय या राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगी जो दिव्यांगजनों की तरफ से विधिक विनिश्चयों को ले सके। वह प्राधिकारी पूर्ण या सीमित सहायता कर सकेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे मतलब ये देखिए ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन होते हैं जिनमें विकलांगता का प्रतिशत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी की डीलिंग वो ठीक से न कर पाएँ या कोई ऐसा कार्य वह न कर पाएँ, स्वतः नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी सहायता की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट जो है उनके लिए एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त कर देगी। या तो वो सीमित रूप से उसका उपयोग करे या तो पूर्ण रूप से उनके अधिकारों का उपयोग करे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। धारा 15 है सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान। ये विधान है, ठीक है ना, पदाभिधान। सरकार सामाजिक जागरूकता, यहाँ पे देखिए पदाभिधान है, विधान। सरकार सामाजिक जागरूकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारी अभिहित कर सकेगी। समय कम है, आप लोग कम से कम 10-15 घंटा पढ़िए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 3 है शिक्षा। अध्याय 3 क्या है? शिक्षा। धारा 16 से 18 तक है। ठीक है, तो धारा 16 में शिक्षण संस्थानों के कर्तव्य। शिक्षण संस्थान के क्या कर्तव्य है भाई? अगर हम शिक्षा लेने जाते हैं किसी संस्थान में तो क्या है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो, समानता का अधिकार हमारे साथ बरता जाए। ठीक है, जो सबको शिक्षा मिल रही है वह शिक्षा हमें भी मिले। ठीक है, जो टॉयलेट है दिव्यांगजनों के लिए एक अलग से टॉयलेट बनाया जाए जहाँ पे वो आसानी से भाई जा सके। ठीक है, तो ये शिक्षा संस्थानों के कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 17 सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय। सुकर का मतलब होता है आसान, सुकर का मतलब आसान होता है। ठीक है ना, यह कार्य समुचित व स्थानीय प्राधिकारी करेगा। जैसा सर्वेक्षण, दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण किया जाएगा कि एरिया में कितने दिव्यांगजन हैं। ब्रेल लिपि भाषा के शिक्षकों की भर्ती व प्रशिक्षण करेगा, गवर्नमेंट करवाएगी। ठीक है ना, स्कूल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि दिव्यांगजनों के साथ आप कैसा व्यवहार करें। 18 वर्ष तक के दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा फ्री होगा। कौन करेगा? धारा 17 बता रहा है ये। ठीक है ना, यह धारा 17 बता रहा है।
धारा 18 प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट मतलब वो वाला एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना। एडल्ट एजुकेशन मतलब जब 18 साल से ऊपर के बच्चों को जब कुछ नहीं आता है, जब वो स्कूल जाते हैं 18 साल से ऊपर के बच्चे। पहले गांव में जो है, आज के 20-25-30 साल पहले जो है प्रौढ़ स्कूल चलते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क ख ग घ अंगा ABCD सिखाया जाता था। बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट कर सकती है कि भाई बहुत सारे जो विकलांग हैं वो बचपन में नहीं पढ़ सके हैं, या कोई बहुत सारी दिक्कत रही होगी, तो प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र खोला गया है, ठीक है ना। जहाँ जो बच्चे 18 साल से ऊपर के वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए अध्याय 4 है, धारा 19 से धारा 23 तक है, ठीक है। इसका नाम है कौशल विकास और नियोजन। कौशल का मतलब स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और नियोजन। तो धारा 19 से व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और जिससे वह सेल्फ एम्प्लॉय हो सकें, ठीक है। धारा 20 है नियोजन में विभेद नहीं किया जाएगा। यदि कोई गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनमें कोई विभेद, नौकरी देने में विभेद नहीं किया जाएगा। धारा 21 से समान अवसर नीति। धारा 21 मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर रहेगा। युक्त नीति की एक प्रतिलिपि रजिस्टर रहेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए समान अवसर नीति, कौन इसका देखरेख कौन करेगा, तो मुख्य आयुक्त करेगा और राज्य आयुक्त करेगा। धारा 22 है अभिलेखों का रखा जाना और प्रत्येक रोजगार कार्यालय में एक रजिस्टर होगा, ठीक है ना। धारा 22 में क्या है, अभिलेखों का रखा जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए धारा 23 में है शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति। धारा 23 में क्या है, शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति, काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। पहला है धारा 23 खंडे का प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक सरकारी स्थापना अर्थात प्राधिकरण हो या निकाय हो, एक शिकायत अधिकारी नियुक्त होगा और मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को इसकी सूचना देगा। भाई जिले में एक नियुक्त कर दिया गया है एक शिकायत अधिकारी, और इसकी सूचना जो है मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को दे दिया जाएगा कि हमने जो है फला अधिकारी नियुक्त कर दिया है। दूसरा, शिकायत अधिकारी शिकायत फाइल करेगा, अन्वेषण करेगा, सुधार करेगा, कार्रवाई करेगा और उस पर विचार भी करेगा, ठीक है ना। 3, धारा 23 खंड 3, शिकायत अधिकारी केंद्र सरकार के अनुसार एक रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक शिकायत के इस रजिस्ट्रीकरण के अनुसार, अर्थात रजिस्ट्रीकरण का मतलब जब रजिस्टर में वो शिकायत दर्ज हो जाए, यहाँ पर दिया रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रीकरण का मतलब होता है कि जब शिकायत उस रजिस्टर में दर्ज हो जाए तो 2 हफ्ते के भीतर जांच की जाएगी। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 हफ्ते के भीतर जांच होगी। चौथा, यदि इस कार्रवाई से दिव्यांगजन संतुष्ट नहीं है तो वह जिला स्तर पर दिव्यांगता समिति के पास जा सकता है। जिला स्तर पर दिव्यांगता समिति के पास जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 5 है, धारा 24 से 30 तक है। इसमें कुल 107 या 8 धाराएं हैं, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का मतलब होता है मनोरंजन, जुआ खेलना नहीं, ठीक है ना। तो दिव्यांग अधिकारिता अधिनियम में जो है कुल 107 धाराएं हैं। धीरे धीरे मैं आप सबको बता दूंगा और इसका जो है PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो मेरा नंबर इस पे जो है 80 90 175 101 पर जो है संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 5 है, धारा 24 से 30 तक है, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद प्रमोद। धारा 24 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता अर्थात सरकार की आर्थिक क्षमता के अनुसार दिव्यांगजनों के अधिकार और की सुरक्षा और संवर्धन हेतु स्कीम निकालेगी, परंतु ऐसी स्कीमों व कार्यक्रम के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिणाम अन्य व्यक्तियों की तुलना में 25% से अधिक होगा। कोई ऐसी स्कीम निकाली जाएगी, ठीक है।
ठीक है ना। तो 25% से अधिक जो है उसका दिव्यांगजनों का कोटा रहेगा उसमें। अब देखिए धारा 25 है स्वास्थ्य देखरेख। धारा 25 क्या है? स्वास्थ्य देखरेख। समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी इसके संदर्भ में काम करेंगे। ठीक है। धारा 27 है पुनर्वास। पुनर्वास हेतु समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी व गैर सरकारी संगठन आर्थिक मदद कर सकेंगे। सॉरी, यहाँ पे भूल गया मैं। धारा 26 है बीमा स्कीमें। बीमा के बारे में जैसे सभी के लिए है, सामान्य जन के लिए है तो दिव्यांग जन के लिए भी है। ठीक है। धारा 28 है अनुसंधान और विकास। तो अनुसंधान का मतलब दिव्यांगजनों के हित के लिए और क्या क्या किया जा सकता है ये समुचित सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, अनुसंधान करेगी। धारा 29 है संस्कृति और आमोद प्रमोद। तो संस्कृति और आमोद प्रमोद में क्या है? समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी समय समय पर इस प्रकार की गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे, जैसे दिव्यांग कलाकार लेखन, दिव्यांगता इतिहास। ठीक है ना। तो जैसे ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने किया, फला दिव्यांग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम किए। ठीक है ना। जैसे स्टीफन हॉकिंस होगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जिन्होंने लिखा, वो भी एक विकलांग है भाई, उनका दिमाग चल रहा है, बाकी शरीर डेड पड़ा हुआ है। तो विकलांगता का इतिहास बताया जाएगा जिससे कि बच्चे और प्रोत्साहित हों। विकलांग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। लेखन, संग्रहालय, बालचर। बालचर मतलब बालकों के साथ उनका कुछ गोष्ठी की जाएगी, कुछ खेल कूद होगा, नृत्य आदि। धारा 30 ले खेलकूद गतिविधियां हैं। धारा 30 में क्या है? खेलकूद गतिविधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए धारा अध्याय 6 है जो कि धारा 31 से लेकर धारा 37 तक है। ठीक है। धारा 31 से लेकर धारा 37 तक है। संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। धारा 31 है संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वैसे भी शिक्षा हमारे देश में फ्री है। ठीक है ना। धारा 32 है उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण। अब हो गया है 4% आरक्षण है। धारा 33 है आरक्षण हेतु पदों की पहचान। ठीक है ना। आरक्षण हेतु जो है पदों की पहचान, जैसे पुलिस में, आर्मी में दिव्यांगजनों की भर्ती नहीं हो सकती है भाई, वो आर्म्ड फोर्सेज है। ठीक है। तो पहचान के पदों का 3 वर्ष से अनधिक अंतराल पर पुनर्विलोकन किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक बार पद मान के चलिए डीएम का कोई पद है या कोई भी ऐसा पद है, एक बार उस पर विचार कर लिया गया कि इस पर दिव्यांगजन होना चाहिए, जैसे कि इस पोस्ट पर एक विकलांग होना चाहिए, उस पर विचार करने के बाद उसके बाद जो है 3 वर्ष बाद भी उस चीज़ पर विचार किया जा सकता है कि यह पद भरा कि नहीं भरा। ठीक है। धारा 34 है आरक्षण। 4% का आरक्षण है यहाँ पर। देखिए आगे बढ़ते हैं। धारा 35 है प्राइवेट सेक्टर में नियोजन को प्रोत्साहन। यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में नियोजन का प्रोत्साहन। जैसे हमारे गांव से बहुत सारे 2-3 विकलांग हैं, वो बॉम्बे में काम करते हैं, बम्बई गए हुए हैं। तो जो स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो पेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि उसको जो रगड़ते हैं जिससे उसमें और चमक पैदा हो जाए, तो 2-3 विकलांग वो काम करते हैं। और जैसे सूरत भी कुछ लोग जाते हैं तो जो साड़ी जो होते कपड़े जो पैकिंग की जाती पैकिंग करते हैं। ठीक है ना। तो 300-400 रुपया पर डे वो भी कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैकिंग का काम करते हैं विकलांग अक्सर। धारा 36 है विशेष रोजगार कार्यालय, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा कार्यालय खोलेगी जहां केंद्र सरकार विहित करे। अभी आप देखिए धारा 37 महत्वपूर्ण है, ये धारा 37 काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम। धारा 37 क्या है? विशेष स्कीम और विकास कार्यक्रम। इसको ठीक से पढ़िएगा आप लोग। पहला है दिव्यांग स्त्रियों के कृषि भूमि और आवास के आवंटन किया जाएगा। संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों को विकासशील स्कीमों में 5% आरक्षण होगा। ठीक है। विकासशील स्कीम जैसे ट्रैक्टर खरीद ले, सिलाई मशीन हो जाए, ठीक है ना, या कोई पशुपालन करना चाह रहा है, चाह रहा है, इस टाइप पे। तीसरा रियायती दर पर भूमि का आवंटन। जैसे बहुत सारी आबादी की अकृषि भूमि होती है, गवर्नमेंट सरकारी भूमि होती है, तो रियायती दरों पे मान के चलिए
आधा एकड़ है, ठीक है ना, आधा एकड़ है, आधा एकड़ भूमि यदि सामान्य आदमी को 50,000 को मिल रही है, ठीक है ना, तो 5% आरक्षण उनको मिलेगा। आवास, आश्रय, कारोबार, उद्यम, आमोद प्रदम उत्पादन केंद्र, इन सब पे जो है 5% आरक्षण जो है दिव्यांगजनों को मिलेगा। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगली वीडियो जल्द आएगी।